वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो चलिए अपनी एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ आज कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा चैप्टर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये भी हमारे टर्म 1 सीबीएसई के एग्जामिनेशन में आ रहा है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जिसके आने के चांसेस हैं एग्जाम में, और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके कंसेप्ट्स भी कुछ क्लियर होंगे और कुछ रिविजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, A full length image of a distance tall building can definitely be seen by using। अब बेसिकली ये किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि अगर आपको फुल लेंथ इमेज चाहिए तो आप कौन सा मिरर ऐसा इसमें यूज़ करें जो आपको वाइडर व्यू दे, जो ओवरऑल इमेज का व्यू दे। तो याद करिए, जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और कहीं ना कहीं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है। जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उससे स्मॉलर इमेज होती है, करेक्ट है। और क्या करता है, ये इमेज को फोकस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर होता है वो आपका होता है बेसिकली डाइवर्ज करने का नेचर, तो डाइवर्ज करता है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और होती है कि आप जितना मिरर के पास आते जाओगे तो फिर इमेज का साइज़ बढ़ता जाएगा, लेकिन जनरली ये ओवरऑल वाइडर व्यू देता है किसी भी इमेज का। यानी कि इमेज अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट ना होके ये बेसिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज फॉर्मेशन करता है। तो वही पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन को आपसे इनडायरेक्टली वे में ये पूछना चाह रहा है कि जो पूरा लेंथ इमेज का बनेगा टॉल बिल्डिंग का, यानी जो वाइडर व्यू मिलेगा इमेज का, वो कौन से मिरर से मिलेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिए सारे पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। ठीक है भाई, एक चाइल्ड है जो कि मैजिक मिरर के सामने खड़ा हुआ है। शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। अब उसके हेड की इमेज जो है वो जनरली बिगर बन रही है। द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी इज ऑफ द सेम साइज, यानी कि जितना उसका मिडल पोर्शन है बॉडी का उतना ही सेम साइज का इमेज में भी रिफ्लेक्शन शो हो रहा है। ठीक है, एंड दैट ऑफ द लेग इज स्मॉलर, और लेग्स का स्मॉलर बन रहा है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन से फॉलोइंग पेयर जो हैं वो करेक्ट है मिरर के, जो करेक्ट सीक्वेंस बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिए एस्पिरेंट्स, आप अगर एक पॉइंट नोटिस करेंगे, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज साइज इज ऑलवेज स्मॉलर बिकॉज ऑफ इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर, करेक्ट। और जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में, वो जनरली स्मॉलर भी हो सकती है और इनफाइनाइटली लार्ज भी हो सकती है और एनलार्ज भी हो सकती है। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, लेकिन ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हम ध्यान से ऑप्शन एलिमिनेट करें तो स्मॉलर, उसके लेग्स स्मॉलर बन रहे हैं, लास्ट में लिखा है, यानी कि लास्ट में कॉन्वेक्स कौन से ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है कॉनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा खत्म, ऑप्शन सी। और इसमें दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, दूसरी चीज़, जो प्लेन मिरर होता है उसमें सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन होती है, हमको पता है प्लेन मिरर में, ठीक है ना। और जो इमेज बनती है वो ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। तो अब ध्यान से देखो, प्लेन मिरर तो सेंटर में दे रखा है और सेंटर में यही बात कही जा रही थी कि जो मिडल पोर्शन है उसकी बॉडी का वो सेम साइज का बन रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, प्लेन जस्टिफाई कर रहा है। अच्छा, और उसका जो हेड है वो बिगर बन रहा है, यानी कि एनलार्ज बन रहा है। अब देखो कॉनकेव मिरर में एनलार्ज इमेज बनती है, इसीलिए जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं हमारे माउथ में, जब डेंटिस्ट कोई भी मिरर से चेक करते हैं कौन से दांत में खराबी है, कौन से डिफेक्ट है, तो ध्यान रखना डेंटिस्ट ऑलवेज यूजेस कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, शेविंग मिरर्स भी कैसी होती हैं, कॉनकेव मिरर, क्योंकि जनरली वो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसका एनलार्जर व्यू, उसका लार्ज व्यू देती है हमको, ताकि वो हमको हाईली डिफाइंड वे में दिख सके, इसलिए ताकि शेविंग करते टाइम लोगों के कट वगैरह ना पड़े और डॉक्टर्स इजीली जो भी आपके टीथ में प्रॉब्लम है तो उसको इजीली ऑपरेट कर सके, तो वहाँ पे भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर ओवरऑल आपकी लार्ज इमेज फॉर्मेशन करती है। तो वही कह रहा है ना कि हेड इज़ बिगर, तो हेड इज़ बिगर किस में होगा, कॉनकेव मिरर में होगा, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमने ये सारे पॉइंट्स एक एक करके तीनों मिरर के डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज एफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज पी। ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ रियल इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बेसिकली रियल इमेज बन रही है। ठीक है, ये बता रहा है यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के एग्जाम्स में आया था, तो एस्पिरेंट्स ने मेरे से पूछा था कि सर आप ये कुछ नहीं बड़ी क्लास में डिस्कस करा दीजिए, कैसे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर दे रखी है, तो एक बात बताओ, फोकल लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू कॉनकेव मिरर अकॉर्डिंग टू
साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता है तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर माइनस एफ हो जाएगा, राइट इतनी बात हमने जान ली। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस, अच्छा यू की जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस से दे रखी है पी, तो अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी हो जाएगी तो ये फोकल लेंथ भी उसमें इंक्लूडेड होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं यू फ्रॉम द मिरर, बस यही चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये प्रिंसिपल फोकस तक दे रखी है आपको। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन एग्जाम में, यही सारा खेल है, वरना क्वेश्चन आप गलत कराओगे। तो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस पी दे रखी है, लेकिन अगर हम मिरर से इसकी डिस्टेंस बात करेंगे तो इसमें फोकल लेंथ ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा p प्लस एफ, लेकिन u भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होता है फॉर द कॉनकेव मिरर, तो हम ये भी नेगेटिव लेंगे और ये माइनस p प्लस एफ हो जाएगा, या माइनस एफ प्लस पी आप लिख सकते हैं इसको। तो माइनस एफ प्लस पी, ये आ गया हमारा u की वैल्यू। अब हमको मिरर फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन में मिरर फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, तो जब मैं इसमें मिरर फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे को पता है मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। अब फोकल लेंथ तो नेगेटिव है, यानी कि अगर मैं सिंपली बोलूँ इसको तो माइनस 1/f लिख सकता हूँ यहाँ डायरेक्टली, और हमने 1/v और इसकी वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। क्यों माइनस हो जाएगी भाई, क्योंकि ये नेगेटिव में दे रखा था, तो माइनस 1/f प्लस पी, ये हम लिख सकते हैं। इतनी बात हमने जानी, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जब मैं वैल्यूज़ को इधर उधर शिफ्ट करूँगा तो 1/v हमारा कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा माइनस 1/f। अब देखो ये माइनस का है, तो ये माइनस का 1/f प्लस पी जब उधर जाएगा u की वैल्यू, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/f प्लस पी। अच्छा, तो यानी कि यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब एलसीएम लेंगे, तो माइनस ऑफ f प्लस पी, ठीक है, और आपका प्लस का f अपॉन f इंटू एफ प्लस पी, ये वैल्यू आ जाएगी v की। यहाँ तक हमने देखा। अच्छा, अब क्या होगा, ये माइनस का f, ये प्लस का f, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस पी बन जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस पी अपॉन एफ इंटू एफ प्लस पी, और आपको पता है ये 1/v की वैल्यू आई है, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जब आप इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ v एज f इंटू एफ प्लस पी अपॉन p, और इसका माइनस साइन आ जाएगा। यानी कि हमने ये v की वैल्यू निकाल ली। तो आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, v की वैल्यू भी हमने निकाल ली। चलिए अब आगे देखते हैं। जब v की वैल्यू भी निकाल ली हमने, हमको अब पूछ रहा था भाई मैग्नीफिकेशन, यानी कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भाई क्या होती है, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आप जानते हो, इन केस ऑफ मिरर नॉट इन द लेंस, इन केस ऑफ मिरर, क्योंकि लेंस में फॉर्मूला अलग होता है, v/u होता है, लेकिन जब मिरर की बात करते हैं तो माइनस v/u, तो m इज इक्वल टू माइनस v/u। अब देखो माइनस साइन, v भी माइनस का था तो माइनस का f, ठीक है, इंटू एफ प्लस पी अपॉन p, और u की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितना था u हमने, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला था ना, तो माइनस का f प्लस पी था कि नहीं, बिल्कुल था। तो अब देखो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कट जाएगा, बाहर वाला माइनस साइन तो रहेगा ही जो कॉमन है फॉर्मूले में, और f प्लस पी और f प्लस पी हमारा कट जाएगा, और वी विल गेट रिजल्ट माइनस एफ अपॉन पी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये आ गया मैग्नीफिकेशन। तो देखा, क्वेश्चंस आप जब इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन जब आप सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 के एग्जामिनेशन दे रहे हो तो बी फोकस्ड, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो। देखो होता क्या है, टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्जिन का। द थिंग इज़ दैट कि हम क्वेश्चन कैसे रीड करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन एक ही नज़र में पहली बार रीड किया और आपने वो पॉइंट पकड़ लिया, जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंट पकड़ना था वो था कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज पी, प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस पी दे रखी थी। लेकिन जब मैं बात करूँगा मिरर से कितने डिस्टेंस हो जाएगी, तो वो जो फोकल लेंथ वाला पोर्शन है वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। तो ये बड़ा ध्यान रखना है आपको जब आप सीबीएसई
टर्म 1 के बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होगे वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, जब आपके ऊपर प्रेशर होगा तो ध्यान रखना प्रेशर में क्वेश्चन लेकिन बहुत केयरफुली रीड करना, ठीक है। सारा खेल आपके रीडिंग स्किल्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस 2 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन से 2 मीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है भाई, समझ गए। अब क्या कह रहा है, एंड इट इज शिफ्टेड बाय 0.5 मीटर, राइट, यानी कि अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है 0.5 मीटर और, यानी कि अब टोटल जो इसकी डिस्टेंस हो गई वो हो गई 2.5 मीटर। ये बात बिल्कुल समझ गए। अब क्या कहता है, हमसे पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो देखो जब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं तो एक इसकी बड़ी अनोखी प्रॉपर्टी होती है कि एक तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन होता है वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है इमेज उतनी ही अंदर बनती है। यानी कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इमेज फॉर्म इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर 2.5 मीटर है तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में, सिंपल प्लेन मिरर का कंसेप्ट लगाना था, ये चीज़ हमने देखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ठीक है। एक लाइट है एंटर कर रही है फ्रॉम मीडियम ए और मीडियम बी में जा रही है, ठीक। अब क्या कहता है, एज शोन इन द फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए। तो पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो इस डायग्राम को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। एग्जाम में अगर कोई भी डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा, उसकी स्टेटमेंट पढ़िएगा, गिवन डेटा पढ़िएगा एंड देन उस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करिएगा। ऑप्शंस पे पहले मत जाइएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले डायग्राम को स्टडी करो, उसमें जो कंडीशंस दे रखी हैं वो पढ़ो। अब देखो अगर मैं मीडियम ए की बात करूं तो मीडियम ए में जैसी लाइट ट्रेवल हो रही है, अब क्या हो रहा है, इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर आप ध्यान से देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम ए से ऐसे लाइट आई और अब क्या हुआ, ये बेंड हो रही है मीडियम बी में। और बेंड किस केस में होती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, यानी कि ऑप्टिकल रेयरर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में अगर रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी एस्पिरेंट्स, तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। यानी कि जो मीडियम बी है वो ज़्यादा डेंसर होगा, इतनी बात मानते हो, करेक्ट, बिल्कुल सही, डेंसर होगा। तो जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होता है, जितनी ज़्यादा बेंडिंग उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब कि जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैल्यू भी जो होगी उसकी वो ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगी। ये भी बहुत एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार सीबीएसई में भी आने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइट चैप्टर का। और अगर मान लो डेंसर से रेयरर मीडियम में ज़्यादा जा रहा होता, फिर क्या होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता, तो फिर उस केस में लेस देन यूनिटी हो जाता, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा। हैव अ ग्रेट डे।